नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस। और आप सबका आज मैराथन क्लास है। जैसा कि आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास ज़रूर लें, तो चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास मैंने कहा था आप सबसे कि आज दोपहर सुबह 10 बजे क्लास आप सबकी ज़रूर चलेगी। तो बच्चों, आज सुबह के 10 बज रहे हैं, आप सब लाइव आ जाइए और सब क्लास अटेंड करें और बहुत अच्छे से तैयारी करें। आप सब ने इतना जितना पढ़ा है उतना ही काफ़ी है, पर आप सबको रिवीजन करना भी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आप जो इससे पहले पढ़ चुके हैं, अगर आप पेपर के टाइम रिवीजन नहीं किए हैं तो आप भूल भी सकते हैं, है ना बच्चों। तो ज़रूर पूरा क्लास अटेंड करना। मैराथन क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उन्हीं को आज इसमें शामिल किए हुए हैं। तो बच्चों कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर दें, जिन्होंने लाइक नहीं किया बच्चों लाइक करते हुए आगे बढ़े, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपकी क्लास रोजाना इस चैनल पर आती रहती है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप जो बाल विकास पढ़ रहे हैं उसका अर्थ होता क्या है। बाल विकास किस लिए आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, और परिभाषा के माध्यम से आप समझ भी जाएंगे कि बाल विकास होता क्या है। तो बच्चों, आपके प्रश्न हर एक, जैसे खंड आ है, खंड बा है, खंड सा, 3 खंडों में आपका पेपर होता है। तो खंड आ में भी आपसे पूछा जा सकता है कि बाल विकास की परिभाषा दीजिए, और खंड बा में भी पूछा जा सकता है। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ कि खंड सा अर्थात लॉन्ग क्वेश्चन में ये प्रश्न जरूर आएगा कि बाल विकास का अर्थ बताइए और बाल विकास की परिभाषा। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो परिभाषा आप सब देख लें, उसके बाद हम, यदि आप सब परिभाषा जाने रहेंगे, परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर एक राइटर का नाम याद रखना, जो वैज्ञानिक हैं इनका नाम जरूर याद रखना, क्योंकि अगर आप पेपर में वैज्ञानिक का नाम डिफाइन करते हैं, लिखते हैं, तो इससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट भी पड़ता है और आपका नंबर भी बढ़ता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे जो क्रो एंड क्रो हैं। क्रो और क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा था बाल मनोविज्ञान के बारे में, बाल विकास के बारे में। इन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। मैंने ये सारी परिभाषाएं आप सबको बहुत अच्छे से रिवीजन करवाई है, तैयार करवाई है, पढ़ाया भी है, और आप सबसे बोला था कि नोट कर लेना। तो आप सबने नोट किया होगा तो जरूर रिवीजन कर लें, नहीं तो ये मैराथन क्लास तो चल ही रही है, आप अच्छे से तैयारी करें। तो जो हमारे क्रो एंड क्रो थे, इन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से, जैसे बच्चा गर्भ में होता है उस समय से किशोर अवस्था की जो प्रारंभिक अवस्था तक करता है, वही क्या हमारा है क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने यही कहा है बाल विकास की परिभाषा पे। और जो हमारे जेम्स डेवर हैं, इन्होंने कहा, जेम्स डेवर ने कहा बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ये सारी परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना, याद कर लेना। और समय तो है नहीं कि आप नोट्स तैयार करें, नोट करें, तो जरूर याद कर लेना और बैक करके याद जरूर कर लेना। ओके, आपको परिभाषा जरूर लिखना है पेपर में। आर्जेनिक के अनुसार इन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है, और गर्भकालीन अवस्था, जन्म शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था तक के बालक की जो मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, वही क्या है हमारा बाल विकास अर्थात बाल मनोविज्ञान होता है। एक आवश्यक सूचना बच्चों, आप सबको पता होगा कि बाल विकास कहाँ से लिया गया है, बाल मनोविज्ञान कहाँ से लिया गया है, तो आप कहाँ से, दर्शन शास्त्र से लिया गया है। जो सारे सब्जेक्ट बटे हुए हैं, समाज शास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, ये सब पहले दर्शन शास्त्र एक सब्जेक्ट था, उसी से ये सारे इसी से डिवाइड हुए हैं, बट गए हैं। तो आपका बाल मनोविज्ञान भी उसी से बटा हुआ है। और उसके बाद हमारा है हॉलॉक के अनुसार, हॉलॉक जी ने कहा कि जब आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले जो उन विशिष्ट परिवर्तनों का खोज
पर बल दिया जाता है जो उसके लिए विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। वही क्या होता है हमारा बाल विकास में। साथ ही साथ यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण है और यह व्यक्तिक है या सार्वभौमिक है। जो सारी चेंजिंग देखी जाती है बच्चों में, जो हम वही क्या हमारा है बाल विकास कहलाता है। उसी में बाल मनोविज्ञान का अध्ययन भी किया जाता है। जो बच्चों में जो सारे परिवर्तन होते रहते हैं वही देखा जाता है इसमें बाल विकास में। तो जो हमारे महान मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था जीन प्याजे ने बहुत अच्छा रिसर्च किया था। उन्होंने आपसे अगर प्रश्न बनता है किस किस वैज्ञानिक ने अपने बच्चे पर रिसर्च किया था, तो आपके जो जीन प्याजे हैं उन्होंने अपने बच्चे पर ही रिसर्च कर दिया था। तो अपने बच्चे की जैसे जैसे विकास होता था उसी पर डिफाइन उसी पर लिखे थे अपनी एक पुस्तक का नाम तो नहीं याद आ रहा है पर जरूर बताएंगे। जो जीन प्याजे जी ने अपनी पुस्तक लिखा था, शायद था साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसे कुछ था, अभी कन्फर्म नहीं है, बताएंगे जरूर आपको। खेल के प्रकार बताइए। खेल के प्रकार कई प्रकार के होते हैं पर ये आपसे प्रश्न नहीं बनेगा क्योंकि इतना डीपली नहीं देखा जाता है आपके होम साइंस में। ये साइकोलॉजी ये यूपी टेट के पेपर में आता है जो मैंने जीन प्याजे के बारे में बताया। तो खेल के प्रकार बच्चों, खेल के प्रकार कई हैं, जैसे कि एकल खेल होता है, सामूहिक खेल होता है। इन सभी के बारे में मैंने विस्तार से समझाया है। तो एकल खेल जो बच्चा अकेले ही खेलता है, समूह में जो खेलता है वही सामूहिक खेल होता है। अन्वेषणात्मक खेल जो अनेक प्रकार की अनुक्रियाओं के द्वारा खेलता है। संरचनात्मक खेल हुआ जो कलाएं जो रचना करके खेलता है बच्चा। काल्पनिक खेल जो इमेजिंग के द्वारा खेलता है। सृजनात्मकता का खेल। ये सब क्या है खेल के प्रकार है। नोट कर लेना, याद कर लेना। सॉरी बच्चों नोट नहीं करने का टाइम है तो नोट करने पर इतना ध्यान न देना, ठीक। जन्म के प्रथम वर्ष में लंबाई में होने वाले परिवर्तन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने आप सबको पढ़ाया भी है। और जो मैंने मॉडल पेपर तैयार किया था उसमें भी है। आप सब जिन बच्चों ने मॉडल पेपर नहीं देखा है मॉडल पेपर ज़रूर देख लें क्योंकि मॉडल पेपर से ज़रूर आपके पेपर में प्रश्न आएगा। तो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दें, आगे बढ़ते हैं। जन्म के प्रथम वर्ष में सॉरी बच्चों, लंबाई में होने वाले परिवर्तन, जैसे शिशु के जन्म के समय उसकी लंबाई लगभग 20 इंच होती है। याद रखना, अगर प्रश्न बनता है शिशु के जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है तो 20 इंच होती है। और 4 माह में तो 23 से 24 इंच बढ़ जाती है। और वही देखा जाए 8 माह में तो 26 से 28 इंच बढ़ जाती है। और प्रश्न बना है आपका प्रथम वर्ष में, तो एक वर्ष में आपका कितना होता है बच्चे की लंबाई, एक वर्ष में लंबाई 28 से 30 इंच हो जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में कोई 5 मुख्य संवेग बताइए। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें मुख्य 5 संवेग होते हैं। भय, क्रोध, हर्ष, रोना, खिलौनों के प्रति आक्रमणता। और मैंने आप सबको वाटसन के अनुसार जो संवेग बताए थे, जो वाटसन ने बताया था कि शैशवावस्था में जो मुख्य संवेग होते हैं तो 3 होते हैं। उन्होंने कौन कौन सा बताया था, भय, क्रोध और प्रेम, ये 3 वाटसन के अनुसार हैं, याद कर लेना साथ में इसलिए भी। नेक्स्ट हमारा संवेगात्मक परिपक्वता से आप क्या समझते हैं। जो संवेगात्मक परिपक्वता होती है बच्चों, वो अपने संवेगों को समाज के द्वारा स्वीकार करने के लिए किए जाने वाले नियंत्रण की क्षमता को प्रदर्शित करता है। संवेग जैसे आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ, वही कहा जा रहा है इसमें कि संवेगात्मक परिपक्वता आ जाती है और संवेगों को समाज में, जो समाज है आपकी सोसाइटी है उसमें स्वीकार करने की जो नियंत्रण क्षमता आ जाती है बालक में प्रदर्शित हो जाती है, तो वही संवेगात्मक परिपक्वता हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा शैशवावस्था के किन्हीं 5 विकासात्मक कार्य। शैशवावस्था के 5 विकासात्मक कार्य, जैसे ही बच्चा शैशवावस्था, आपको पता होगा शैशवावस्था की एज कितनी होती है, जन्म से 2 वर्ष होती है। तो जन्म से 2 वर्ष के बीच में बच्चा चलना भी सीख जाता है और भोजन में ठोस पदार्थों को ग्रहण करना भी सीखता है, भाषा सीखता है बच्चा। 2 वर्ष का बच्चा भाषा सीख लेता है, बोलना भी प्रारंभ कर लेता है और मल मूत्र पर नियंत्रण भी सीखता है और शारीरिक क्रियात्मक स्थायित्व प्रदान करता है। बच्चा चलना भी सीख जाता है शैशवावस्था में ही, है ना बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जीन्स और क्रोमोसोम को परिभाषित कीजिए। जो जीन्स होता है, जीन्स और क्रोमोसोम, तो जीन्स जो होता है न्यूक्लियस में स्थित जो क्रोमोसोम में जीन्स पाए जाते हैं वो छोटे कणों के समान होते हैं। रंग, रूप, लंबाई, मोटाई तथा अन्य भौतिक
और मानवीय गुणों का निर्धारण इन्हीं जीन्स के द्वारा होता है। आपको पता होगा जेनेटिक असर होता है, आपके माता पिता के जीन्स से ही आपका निर्माण हुआ है, आपकी उत्पत्ति हुई है। और जीन्स वंशानुक्रम में के वाहक होते हैं। जैसे माता पिता के से प्राप्त जीन्स से जिसकी जीन्स अधिक शक्तिशाली होते हैं, उससे संबंधित गुण भी बालक में अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आता है आपका बच्चों डिम्ब ग्रंथि के कार्य बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने ये मॉडल पेपर में भी बताया है। डिम्ब ग्रंथि के कार्य क्या है बच्चों? प्रमुख कार्य होता है अंडे बनाना। जरूर नोट कर लेना, याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आपके पेपर में भी आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। डिम्ब ग्रंथि का प्रमुख कार्य होता है अंडे बनाना तथा उत्तेजित द्रव्य और हार्मोन्स बनाना होता है। और डिम्ब ग्रंथि जो होती है उसके प्रमुख हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। क्या होते हैं? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। बालक में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है बच्चों? जरूर याद कर लेना, मैंने ये बहुत विस्तार से एक वीडियो में बताया है, तो अभी डीपली नहीं जा सकते, पर ऐसे याद कर लेना। देखते हैं क्या है। बालक का लिंग निर्धारण पुरुष के शुक्राणु पर निर्भर करता है। जैसे आप सबको पता होगा कि पुरुष का शुक्राणु क्या होता है? XX होता है। और फीमेल का जो अंडाणु होता है वो क्या होता है? XY होता है। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। प्रत्येक स्त्री व पुरुष के शुक्राणु व अंडाणु में 24 जोड़े होते हैं। याद कर लेना, 24 जोड़े होते हैं। क्या? क्रोमोसोम होते हैं, जिन्हें हम X क्रोमोसोम कहते हैं। परंतु पुरुष के शुक्राणु में 2 प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जैसे कि X तथा Y। और लिंग निर्धारण निम्न प्रकार से होते हैं। सॉरी बच्चों, मैंने अभी XX बोला था, पर XY होता है पुरुष में और स्त्रियों में XX होता है। और लिंग निर्धारण जैसे स्त्री का अंडाणु और क्रोमोसोम और स्त्री प्लस पुरुष संतान का लिंग ये होता है। तो इसमें देख लेते हैं, यदि माता का XX है क्रोमोसोम, तो XX क्रोमोसोम यदि माता का XX क्रोमोसोम में से एक X क्रोमोसोम और पिता का X क्रोमोसोम मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है लड़की होती है। और यदि XY क्रोमोसोम होता है, जैसे पिता के द्वारा Y क्रोमोसोम और माता के द्वारा X क्रोमोसोम, ये दोनों एकत्र होते हैं, तो क्या होता है? संतान कौन सी संतान होती है? बालक, लड़का होता है। अब आई होप आप सब समझ गए होंगे क्रोमोसोम के बारे में, बालक के लिंग निर्धारण के बारे में। अब आगे देखते हैं संवेग के प्रकार बताइए। संवेग इतने हैं जो हमारे महान साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या नाम था उनका? मैकडूगल जी। मैकडूगल ने संवेग विभिन्न प्रकार के होते हैं। उन्होंने मैकडूगल जी ने 14 प्रकार के संवेग बताए थे, जिसमें से ये क्रोध, भय, लज्जा, प्रेम, ईर्ष्या, चिंता, जिज्ञासा, स्नेह, आनंद, वात्सल्य और भय, वात्सल और घृणा, ये सब आते हैं इसी में। तो ये जो आपके इसमें है, बाल विकास में है, आपके होम साइंस में हम वो देखेंगे। साइकोलॉजिस्ट के पास ज़्यादा नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं देखेंगे, नहीं तो आपको जितना लिखना है उतना ही ध्यान दें। और संवेग विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे क्रोध, भय, लज्जा, प्रेम, ईर्ष्या, चिंता और जिज्ञासा, स्नेह, आनंद, यही आपके संवेग हैं। और इंग्लिश में जानते हैं तो इमोशन होते हैं। इमोशन में जैसे एंग्री होना, और आप ये ऐसे समझ सकते हैं, प्रेम करना, लव, ये सब, ईर्ष्या, हेट और और जैसे कि यही सब आता है। लज्जा आप सब समझ गए होंगे, आप इतने टैलेंटेड हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। विकास की अवस्थाएं बच्चों, जैसे कि विकास की अवस्थाएं हार्लाक जी ने बताया था। हार्लाक के अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्न है। आपके पेपर में इतना ही आएगा और इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और मैंने अगर देखना हो तो आप सब देख सकते हैं। हार्लाक के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं हैं, मैंने ऐसे वीडियो बनाया है हार्लाक के अनुसार विकास की अवस्थाएं, और वो वीडियो आप सब देख लेना। उसमें जन्म से पूर्व की अवस्थाएं और जन्म के बाद की अवस्थाएं, सभी अवस्थाओं के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाया हुआ है और नोट के थ्रू पढ़ाया है। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, आप ज़रूर देख लेना। और हम कोशिश करेंगे आपके डिस्क्रिप्शन में उसे ज़रूर रखेंगे, जिससे आप आसानी से जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहला है हमारा गर्भावस्था, दूसरा शैशवावस्था,
सबसे पहले बच्चा गर्भ में आता है, फिर शैशवावस्था जन्म लेता है, फिर बचपन अवस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था आता है, फिर उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था आता है, फिर वयसंधि आती है, फिर पूर्व किशोरावस्था आता है, फिर उत्तर किशोरावस्था आता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था आता है, फिर उसके बाद मध्यावस्था होता है और लास्ट में आपका वृद्धावस्था आता है। अब आता है हमारा प्रश्न वातावरण का प्रभाव। जी हाँ बच्चों, वातावरण का प्रभाव। तो वातावरण का प्रभाव बालक के ऊपर क्या पड़ता है, देखते हैं। बालक के विकास में वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यदि एक प्रतिभाशाली व बुद्धिमान बालक गलत संगत में हो तो वह उस संगत में पढ़कर अपराधी प्रवृत्ति का ही बालक बनेगा। जैसे संगत होगी वैसा ही बालक का विकास होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार यदि एक सामान्य बुद्धि के बालक को उचित वातावरण प्रदान किया जाए, तो उसे अच्छी संगत में रखा जाए, तो वह अच्छा व्यक्ति बन जाता है। अगर प्रश्न ऐसा कोई आता है तो आप अपने शब्दों में ज़रूर लिख देना ऐसे ऐसे शब्दों को, ठीक। और जीवन में अवश्य ही कुछ ना कुछ अच्छा ही करता है। जैसा कि आपके पास पड़ोस और आपके एटमॉस्फेयर बाल विकास यही है। आपके घर में कोई बच्चा होगा, आप उसे देखें, बचपन से देखें और जो अवस्थाएं मैंने बताई इन अवस्थाओं के अकॉर्डिंग देखें तो वो कौन कौन सी क्रिया कर रहा है। इन सभी क्रियाओं को अगर आप ध्यान से देखती हैं तो आप बड़े आसानी से बाल विकास को समझ जाएंगी और आप बाल विकास के बारे में अपने शब्दों में लिख भी पाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट है, वाटसन द्वारा बताए गए जो शैशवावस्था के 3 संवेग हैं वो कौन कौन से हैं। शैशवावस्था के 3 संवेग, पहला है क्रोध, दूसरा है भय, तीसरा है प्रेम। मैंने इससे पहले ही आपको बता दिया था। आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे देखते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो बुद्धि लब्धि होती है उससे आप क्या समझती हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र भी देना है। यदि प्रश्न भी आ जाता है बुद्धि लब्धि पे, मैथ में प्रश्न आ जाता है कि आपको बुद्धि लब्धि ज्ञात करना है, तो आप जरूर बुद्धि लब्धि ज्ञात करना, इससे बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको। बुद्धि लब्धि बालक के मानसिक विकास की गति को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, जो मानसिक विकास होता है, साइको होता है, उसे यह बुद्धि लब्धि ही गति को प्रदर्शित करता है। व्यक्ति की शारीरिक आयु तथा बुद्धि परीक्षाओं द्वारा ज्ञात की गई व्यक्ति की मानसिक आयु का अनुपात बुद्धिलब्ध कहलाता है। बुद्धिलब्ध का सूत्र क्या है बच्चों, बुद्धिलब्ध बराबर, अगर मानसिक आयु दिया है, वास्तविक आयु दिया है, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आपका आंसर जरूर आ जाएगा। ये सूत्र याद कर लेना। अगर बुद्धिलब्ध से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाता है बीच में सूत्र जरूर डालना, ओके। भाषा विकास के चरण लिखिए। तो भाषा विकास के चरण बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा विकास एक जटिल एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया है जो शिशु जन्म के प्रथम क्रंदन से ही प्रारंभ करता है। क्रंदन अर्थात सबसे पहला भाषा का विकास होता है, क्रंदन होता है, और जीवन प्रयत्न चलती रहती है। भाषा के विकास के चरण हैं जैसे वाणीपुर अभिव्यक्ति के प्रकार, जैसे बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद रोना शुरू करता है अर्थात क्रंदन करता है, और कूकना तथा बबलाना भी सीखता है। फिर उसके बाद हाव भाव प्रकट करना सीख जाता है। उसके बाद वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति होती है, जैसे आकलन शक्ति होता है, शब्दावली होता है, उच्चारण और वाक्य निर्माण भी बच्चा करने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा RH फैक्टर। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आपके पेपर में भी आ जाए RH फैक्टर। मेरी यही कामनाएं है कि आपके पेपर में जो मैं पढ़ा रही हूँ इनसे काफ़ी प्रश्न जरूर फंसें। तो जो RH फैक्टर है बच्चों, वो तत्व का परीक्षण सर्वप्रथम रैसस बंदर, जो रैसस मंकी है, उस पर किया गया था। RH फैक्टर अगर किस पे किया गया था तो रैसस मंकी पर किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, RS पड़ा, रखा गया। RS रक्त जो लाल RH तत्व जो होता है रक्त के लाल कणों अर्थात RBC में पाया जाता है। अतः यह तत्व, जो ये तत्व होते हैं वो धनात्मक +V और RH कहते हैं, किंतु यदि नहीं है तो ऋणात्मक हो जाते हैं और RS कहते हैं। यह गर्भाधान प्रक्रिया में गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करता है। अगर माता का RH ठीक नहीं है तो वो शिशु को बहुत प्रभावित करता है। यदि स्त्री एवं पुरुष का RH समान नहीं होता है तो गर्भस्थ शिशु के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। और यही यदि स्त्री का RH ऋणात्मक होता है और पुरुष का धनात्मक,
तो स्त्री के शरीर में रक्त के जो पिरामिड होते हैं, प्रतिपिंड होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, उसके लाल रक्त कणों को नष्ट कर देते हैं, जिससे गर्भस्थ शिशु के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और उसकी वृद्धि रुक जाती है तथा गर्भपात भी हो जाता है। और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। तो आई होप आरएच फैक्टर भी समझ गए होंगे। उसके बाद वृद्धि एवं विकास में अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लेना, आपके पेपर में जरूर एक अंतर जरूर पूछा जाएगा, या भी ये भी पूछा जा सकता है, अधिगम और परिकल्पना में अंतर बताइए, और वृद्धि एवं विकास में अंतर बताइए, और वातावरण और विकास में अंतर बताइए, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो जरूर आप सब याद रखना। क्या होता है वृद्धि एवं विकास में, देखते हैं। वृद्धि एक विकास में अंतर निम्न है, जैसे वृद्धि एक व्यापक प्रत्यय है, आपको पता होगा। वृद्धि जो होता है, सॉरी बच्चों, जो विकास होता है एक व्यापक प्रत्यय होता है, इसमें मानव का सर्वांगीण विकास होता है, विकास निहित होता है। आप अपने शब्दों में समझें, जैसे कि आप एक बालक है, उसका विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है, और जो वृद्धि है वो एक निश्चित सीमा तक होती है, क्योंकि आप अगर निश्चित सीमा तक, जैसे 18 वर्ष तक आपके शारीरिक वृद्धि नहीं होगी, और वहीं तक होगी, अगर उसके उपरांत होने लगे तो आप कितने लंबे हो जाएं, है ना बच्चों, बहुत लंबे हो जाएंगे आप। तो कह सकते हैं वृद्धि जो होती है वो निश्चित सीमा तक होती है। इसमें भी बताया गया है कि विकास जो होता है सर्वगीण विकास निहित होता है, और वृद्धि एक विशिष्ट प्रकार का विकास है, जो विकास एक अंग मात्र है। क्या अंगों का मात्र ही अवृद्ध विकास होता है। उसके बाद विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि अवृद्ध में क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। यही गुणात्मक अर्थात गुणों का विकास जन्म से मृत्यु तक होता रहता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई अधिगम होता रहता है, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, विकास होता रहता है। जबकि अवृद्ध में है एक मात्रा के रूप में होता है, एक निश्चित सीमा के रूप में होता है। ठीक, आगे है नेक्स्ट हमारा, विकास के अंतर्गत शारीरिक मानसिक सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्या होता है, विकास के अंतर्गत शारीरिक भी विकास होता है, मानसिक भी विकास होता है, ये सभी का परिवर्तन होता है। जबकि हमारा अभिवृद्ध जो है उसमें केवल शरीर में ही परिवर्तन देखा जाता है। जो बच्चा धीरे धीरे विकास होता है, बढ़ता रहता है, वही ही अभिवृद्ध कहलाता है। जबकि विकास है उसमें जो पढ़ना लिखना ये सब सीख रहा है, खेलना कूदना, ये सब विकास के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारा है विकास प्रक्रियात्मक परिवर्तनों से संबंधित होता है, जबकि अभिवृद्धि जो होती है वह संरचनात्मक परिवर्तनों से संबंधित होती है। और उसके बाद विकास के अंतर्गत रचनात्मक तथा विनाशात्मक दोनों ही परिवर्तन होते हैं सम्मिलित, जबकि अवृद्ध के अंतर्गत केवल रचनात्मक परिवर्तन ही सम्मिलित होते हैं। विकास गर्भाधान से मृत्यु तक चलता है, जबकि अवृद्ध जो होती है 20 से 22 वर्ष की अवस्था तक चलती है। बच्चा 20 से 22 वर्ष तक ही बढ़ता है, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है। और लड़कियों में 18 साल तक ही लड़कियों का जो अवृद्ध होती है उसके बाद वो रुक जाती है। ठीक, विकास अवृद्धि पर आधारित होता है, जबकि अवृद्धि होती है विकास पर आधारित नहीं होती है। विकास किस पे आधारित होता है, अवृद्धि पर आधारित होता है, परंतु जो अवृद्ध है वो विकास पर आधारित नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, विकास का एक निश्चित प्रतिमान होता है, जबकि अवृद्ध की कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं, जैसे कि आपका फेस अलग है, किसी और का फेस अलग है, आपकी लंबाई कम है, उसकी लंबाई ज़्यादा है, ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंशानुक्रम वातावरण का गर्भस्थ शिशु के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो वंशानुक्रम है और जो एटमॉस्फेयर है, जेनेटिक असर है, ये इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जरूर याद रखना। वंशानुक्रम एवं वातावरण संबंधी दो प्रमुख कारण हैं। क्या है, दो प्रमुख कारण हैं जो गर्भस्थ शिशु के विकास पर प्रभाव डालते हैं। जैसे दूषित पैतृक अर्थात दूषित पैतृक का अर्थ होता है कि वंशानुक्रम का दूषित होना। कॉर्नर जो थे हमारे महान मनोवैज्ञानिक, कॉर्नर ने कहा कि यदि बीज कोश ही ठीक नहीं है तो शिशु की रचना भी असामान्य होगी। बीज कोश ही ठीक नहीं है तो शिशु की रचना भी असामान्य होगी। यदि आप अपने खेत में अच्छे बीज को डालेंगे तो अच्छी ही पैदावार होगी। अगर वैसे ही
अगर बीज कोश ठीक नहीं है तो शिशु की रचना भी ठीक नहीं होगी, वही हमारा दूषित पैतृक होता है। उसके बाद दूषित वातावरण तथा माता का रुग्ण होना। क्या होता है? रुग्ण होना। इसका मतलब क्या है? यदि गर्भस्थ शिशु का वातावरण दूषित है तो फिर उसका गर्भस्थ विकास बहुत प्रभावित होता है। अगर एक महिला जो है, जो गर्भवती महिला है, वो ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रही है जहाँ का एटमॉस्फेयर ही दूषित है, तो जिसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? बालक पर पड़ेगा, बच्चे पर पड़ेगा। जो गर्भस्थ शिशु है उसके ऊपर बहुत पड़ता है। आप सब जानते होंगे इतना कि कहा जाता है माता को हमेशा हंसते रहना चाहिए, वो खुश रहें, इससे बच्चा भी अच्छा पैदा होगा, अच्छा ही खुश खुश दिखेगा बच्चा। बहुत अच्छा बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, बच्चे का गर्भ में बहुत अच्छा विकास होगा। तो ये सब किसने कहा? सॉरी बच्चों, 1 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वंशानुक्रम। वातावरण का गर्भस्थ शिशु के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप सब समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भपात के प्रकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गर्भपात जो होता है उसके प्रकार के बारे में। तो गर्भपात जो होता है 9 प्रकार का होता है। गर्भपात 9 प्रकार का होता है। पहला है संभाव्य गर्भपात। यदि गर्भावस्था के प्रथम 24 से 28 सप्ताह की अवधि में योनि मार्ग से रक्तस्राव होने लगता है तो गर्भपात होना संभव होता है। उसके बाद अनिवार्य गर्भपात होता है वो किस लिए होता है? इसमें योनि मार्ग से रक्तस्राव की अधिक जो रक्तस्राव योनि मार्ग से होने लगता है उसके साथ पीड़ादायक गर्भाशय संकुचन होने लगता है, यही अनिवार्य गर्भपात कहलाता है। उसके बाद अपूर्ण गर्भपात क्या होता है? अपरा का अर्थात आपका जो प्लेसेंटा है, अपरा है, उसका कुछ भाग जो होता है वो गर्भाशय में रह जाता है। प्लेसेंटा का कुछ भाग गर्भाशय में रह जाता है, तो अपूर्ण गर्भपात कहलाता है। उसके बाद आता है पूर्ण गर्भपात। इसमें गर्भाशय के संपूर्ण पदार्थ पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं, तो ये पूर्ण गर्भपात हो जाता है। लुप्त गर्भपात, इस प्रकार के गर्भपात में भ्रूण की मृत्यु होने के बाद भी कई महीने गर्भाशय में पीड़ा रहती है। उसके बाद आता है प्रेरित गर्भपात। इसे आपराधिक गर्भपात भी कहा जाता है। इसमें गर्भ की यथाशक्ति सफाई करने की कोशिश की जाती है, जो प्रेरित गर्भपात होता है, और ये आपराधिक होता है क्योंकि इसमें जो फीमेल होती हैं, अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है, उनको अबॉर्शन करवाना अनिवार्य हो जाता है, तो ये आपराधिक भी गर्भपात है। इसमें यथाशक्ति स्वयं अपनी इच्छा से व्यक्ति सफाई करवाता है। और सेप्टिक गर्भपात होता है, जैसे अकस्मात हुई गर्भपात या विफल प्रयास से सेप्टिक की संभावना होती है। अकस्मात अचानक से आपका गर्भपात हो जाता है, ये सेप्टिक गर्भपात होता है। अद्यतन गर्भपात क्या है? जब एक के बाद एक अनेक बार गर्भपात होता है तो उसे हम अद्यतन गर्भपात कहते हैं। चिकित्सीय गर्भपात, यदि गर्भपात के कारण या किसी अन्य कारण से गर्भवती को जान का खतरा रहता है तो उस समय गर्भपात कराना ही उचित होता है, उसका जीवन सुरक्षित हो सकता है, ये भी चिकित्सीय गर्भपात कहलाता है। आप सब समझ गए होंगे 9 प्रकार के गर्भपात हैं। फ्रायड की व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो फ्रायड जो थे बहुत ही महान साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि जो काम शक्ति होती है, बच्चे का विकास, काम शक्ति की विकास, जो बालक में काम शक्ति की भावना होती है वो बचपन से ही आ जाती है। और इन्होंने ये भी कहा था कि आप मुझे एक बालक दें और हम उसे अपने अनुसार से ढाल सकते हैं। वो निश्चित नहीं होता है कि बच्चा जन्म ले रहा है, जन्म के बाद उसे हम जैसे एटमॉस्फेयर में रखेंगे बच्चा उसी प्रकार से वो ढलता जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि उसका जेनेटिक असर होता है। इन्होंने फ्रायड ने कहा कि जेनेटिक असर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बालक अपने जन्म से ही सीख कर आता है, उसे हम जैसा सिखाएंगे वैसा ही वो बनता चला जाता है। ये फ्रायड की बहुत ही प्रमुख लाइन है, ये सबको याद होना चाहिए। उसके बाद फ्रायड की व्यक्तित्व विकास की जो अवस्थाएं हैं उनका जानते हैं। वो 5 अवस्थाएं हैं। पहला है मुखी अवस्था अर्थात ऑरल स्टेज।
मुख्य चूसड़, इसमें दो हैं, मुख्य चूसड़ एक मुख्य देशन। तो चूसड़ में जब बालक जन्म से 8 माह तक की अवस्था होती है तो वो मुख्य चूसड़ अवस्था होती है। और मुख्य देशन अर्थात ऑरल बीटिंग क्या होता है, ये बालक 8 माह से लेकर 18 माह तक की अवस्था मुख्य देशन अवस्था कहलाती है। उसके बाद गोदी अवस्था अर्थात एनल स्टेज, इसके दो उप अवस्थाएं हैं, जैसे गोदीय निष्कासन अवस्था, एनल एक्सप्लोजन स्टेज। यह अवस्था 9 माह से लेकर 3 वर्ष तक होती है। उसके बाद गोदीय अवधारणा अवस्था अर्थात एनल एनल रिटेंटिव स्टेज। इसमें क्या होता है बच्चों, 1 से 4 वर्ष तक की अवस्था गोदीय अवधारणा की अवस्था कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लिंग प्रधान अवस्था। इसमें फॉलिक स्टेज है, इसमें क्या कहा जाता है कि 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की अवस्था लिंग प्रधान अवस्था कहलाती है। इसमें बच्चे को लिंग की पहचान अच्छे से आ जाती है। 3 से 7 वर्ष में बच्चा सीख जाता है कि वो लड़की है, हम लड़के हैं, वो अपने अपने लिंग के अनुसार ही खेलना पसंद करता है। ये सब क्या है, लिंग प्रधान अवस्था कहलाती है, जो हमारे फ्रायड ने कहा था। अप्रत्यक्ष अवस्था अर्थात लेटेंसी स्टेज, इसमें 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था बालक की मौन अवस्था होती है। फिर उसके बाद 5 नंबर है जनेंद्रिय अवस्था। ये फ्रायड जी की है, जरूर याद रखना, फ्रायड जी का स्टेज है। और फ्रायड जी ने जो अवस्थाएं बताई हैं 5 अवस्थाएं, इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप याद रखना। हो सकता है आपके पेपर में भी वो मिल जाए। तो जो जेनिटल स्टेज होता है, यह अवस्था 15 से 20 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसका प्रारंभ वय संधि से होता है। इस अवस्था में बालक में फिर से काम शक्ति की भावना जागृत हो जाती है। 15 से 20 वर्ष में बालक में पुनः काम शक्ति की भावना जो होती है जागृत हो जाती है। उसके बाद सीखने में परिपक्वता में अंतर बताइए। तो मैंने अभी बताया था कि अंतर जरूर पूछा जाएगा। सारे जो अंतर हैं उन्हें ज़रूर याद रखना। मैंने अभी वृद्धि एवं विकास में अंतर बताया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सीखना और परिपक्वता में अंतर भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में ज़रूर आएगा। सीखना अनुभव द्वारा होता है, आप सब जानते हैं, सीखेंगे तो अनुभव के द्वारा ही सीखेंगे। परंतु परिपक्वता जो होता है जन्मजात प्रक्रिया होती है, वो धीरे धीरे बच्चा परिपक्व होता जाता है, उसका विकास होता जाता है, चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है। जबकि सीखने की प्रक्रिया जो है वो अनुभव द्वारा सीखी जाती है। उसके बाद सीखना में अभ्यास से प्रभावित होती है, अभ्यास से स्थिरता एवं सुदृढ़ता आती है। जबकि परिपक्वता में जन्मजात प्रक्रिया है, इसमें अभ्यास से प्रभावित होता है। वातावरण का सीखने की प्रक्रिया पर धनात्मक ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। जबकि हमारा परिपक्वता में वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है और अपनी रुचि और गति से चलती है। इस और सीखना में इसके द्वारा शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विकास होता है। जबकि हमारी परिपक्वता में केवल शारीरिक प्रतिक्रियाएं ही विकसित होती हैं। सीखने के लिए किसी प्रकार की प्रेरणा का होना आवश्यक होता है, जबकि परिपक्वता के लिए किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। सीखने के लिए चेतना युक्त प्रक्रिया है, जबकि परिपक्वता के लिए चेतना से कोई संबंध नहीं होता है। और सीखना जो है बाह्य प्रक्रिया है और परिपक्वता आंतरिक प्रक्रिया होती है। आंतरिक प्रक्रिया होती है, नोट कर लेना, बाह्य प्रक्रिया सीखना है, आंतरिक प्रक्रिया क्या है, परिपक्वता है। जन्म से प्रारंभ होने वाली मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है हमारा सीखना। जन्म से सीखते हैं बच्चे और मृत्यु तक सीखते ही रहते हैं, लेकिन ये एक निश्चित समय तक चलती रहती है परिपक्वता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गर्भस्थ शिशु के विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो जो गर्भस्थ शिशु है, आप सबको पता होगा, गर्भस्थ शिशु के विकास का प्रारंभ उसी दिन होता है जिस दिन से माता पिता के यौन संबंध करने के परिणाम स्वरूप गर्भाधान की क्रिया आरंभ हो जाती है, उसी दिन से गिना जाता है। और आमतौर पर गर्भस्थ शिशु का गर्भकाल 9 महीने 10 चंद्रमास या 280 दिन होता है। याद कर लेना, 280 दिन गर्भस्थ शिशु का गर्भकाल में 280 दिन रहता है। किंतु यह काल कम और अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एक मेन जो बताया गया है 280 दिन ही बताया गया है। ठीक, और कार्मिकल के अनुसार जो कार्मिकल हैं उन्होंने कहा कि गर्भकाल कम से कम 180 दिन
का एवं अधिक से अधिक 334 दिन का हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो 334 दिन का, इससे ज़्यादा गर्भकाल नहीं हो सकता है। और 180 दिन का अगर गर्भकाल पूर्ण हो चुका है तो बच्चे का किसी कारणवश जन्म हो जाता है, तब भी बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका विकास होगा और वो बच्चा जीवित रहेगा। उसके बाद बाल मनोविज्ञान के विभिन्न प्रयोगों के आधार पर गर्भकाल से लेकर जन्म लेने के पूर्व समय तक के विकास को समझने के लिए गर्भस्थ के विकास क्रम को निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। पहला हमारा डिंब अवस्था, द पीरियड ऑफ द ओवम, अर्थात डिंब अवस्था को बीजावस्था भी कहा जाता है, अर्थात जर्मिनल स्टेज भी जर्मिनल पीरियड भी कहा जाता है। इसकी अवधि उर्वरीकरण में 2 सप्ताह तक है। इस अवस्था में युक्ता जायगोट जो होता है, जायगोट सेल होता है, मैंने जायगोट सेल के बारे में बताया। सबसे पहले जायगोट सेल होता है, फिर उसके बाद सेल डिवाइड होते हैं, फिर उसके बाद एक शिशु का निर्माण होता है, अंड का निर्माण होता है, फिर बच्चा धीरे धीरे विकास करता है, फिर उसी प्रकार से गर्भ में बच्चे का विकास हो जाता है। ठीक, फिर जायगोट का आकार अंडे की भांति होता है और जितना सुई की नोक होती है उतना छोटा जायगोट होता है। जायगोट सेल है, एक प्रकार की कोशिका होती है जायगोट कोशिका। ठीक, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, युक्ता बोलते हैं। उसके आंतरिक रचना में तीव्र गति से महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। यह अकेला मूल जीवाणु है जो विभाजन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अनेक भागों एवं उपभागों में विभक्त हो जाता है। इसी प्रकार असंख्य जीवाणु हो जाते हैं। जीवाणु का विभाजन प्रक्रिया में समय डिंब एक नालिका और द्वारा गर्भस्थ में अनेक परिवर्तन हो चुके होते हैं, जहां जाकर के डिंब गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाता है। फिर इस प्रक्रिया का रोपण होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जो आप सब जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, अगर डिंब अवस्था के बारे में डीपली जाना है, इसमें तो फिगर के साथ क्रिया के साथ भी कई वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं। तो यह प्रक्रिया उर्वरीकरण के 10 दिन बाद होती है। रोपण की प्रक्रिया के साथ साथ गर्भनाल प्लेसेंटा जो होता है उसका विकास होता है। इस गर्भनाल के द्वारा माता के रक्त प्रवाह में डिंब अपना भोजन प्राप्त करता है। प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चा भोजन प्राप्त करता है माता के गर्भ से। उसके बाद आता है हमारा पिंड अवस्था, द पीरियड ऑफ द एम्ब्रॉय। तो इसमें क्या होता है, पिंड अवस्था में उर्वरीकरण के बाद 14वें दिन से लेकर द्वितीय माह के अंत तक, यह अवधि 6 सप्ताह है। इस अवस्था में विकास की गति जो होती है तीव्र होती है। इस अवस्था के अंत तक गर्भपिंड मानव की आकृति धारण कर लेती है। इसके पश्चात भिन्न भिन्न अंगों का विकास होता है। रोपण के उपरांत जीवाणुओं का समूह अपने आपको निम्नलिखित 3 बीजों परतों में विभक्त कर लेते हैं। बही स्तर क्या है, फिर उसके बाद बही स्तर या बाहरी परत होता है। इसके द्वारा स्नायुमंडल ज्ञात तंतु जो त्वचा, ग्रंथियां, नाखून, बाल, दांतों का भाग एवं बहिष्तर का निर्माण होता है। फिर मध्य स्तर होता है, मध्य स्तर या बीज की परत होती है। इस परत के द्वारा बच्चे में ग्रीवा, अंतः चर्म, उत्सर्गी तंत्र, रक्त संचारी या परिवहन तंत्र तथा मांसपेशियों का निर्माण होता है। उसके बाद आता है हमारा अंतः स्तर, अर्थात अंतः स्तर या आंतरिक परत। जब बालक में बच्चे में इस परत के द्वारा ग्रीवा गल ग्रंथि बनती है, लार ग्रंथि बनती है और इसके द्वारा श्वसन जो सांस की नली है वो भी बनती है, फेफड़े बनते हैं और जिगर तथा पाचक ग्रंथि का निर्माण होता है अंतः स्तर या आंतरिक परत में। ठीक, और यह द्वितीय चंद्रमास के अंत तक पिंड लगभग 2 इंच लंबा हो जाता है और उसका भार लगभग 2 ग्राम हो जाता है। इस अवस्था में सर्वप्रथम सिर का और बाद में शेष भागों का विकास होता है। इस अवस्था में आँख, नाक, मुंह इत्यादि सभी अंग प्रकट हो जाते हैं। सिर बहुत बड़ा और नाक बहुत चपटी सी होती है बालक में। ये सब आप किस अल्ट्रासाउंड के द्वारा देख सकते हैं। और 18 दिन के बाद जब 18 दिन के अंदर हृदय की रचना का आरंभ हो जाता है और तीसरे सप्ताह के अंत तक वह स्वतंत्र रूप से धड़कना प्रारंभ कर देता है। एक जो नवजात शिशु होता गर्भस्थ शिशु होता है
वो 18 दिन के बाद अगर प्रश्न बनता है कितने दिन में नवजात शिशु की धड़कन चलने लगती है, हृदय की धड़कन चलने लगती है, तो आप 18 दिन के बाद नवजात शिशु की जो हृदय की धड़कन है चलने लगती है। और तीसरे सप्ताह के अंत तक वह स्वतंत्र रूप से धड़कना प्रारंभ कर देती है। जैसे 3 सप्ताह पूर्ण होता है शिशु का, गर्भ में 3 सप्ताह जैसे पूर्ण होता है, वो शिशु की धड़कन अच्छे से चलने लगती है, स्वतंत्र रूप में चलने लगती है। और यह यदि सावधानी न रखी जाए तो इस अवस्था में गर्भपात तथा पिंड की आकृति बिगड़ने की भी संभावना होती है। गर्भस्थ शिशु की अवस्थाएं, द पीरियड ऑफ फोक्टेस, इसमें क्या होता है, इस अवस्था की अवधि 9वें सप्ताह से लेकर जन्म तक की होती है। और इस अवस्था में बालक के शरीर में जो नवीन अंग हैं प्रकट नहीं होते हैं, बल्कि पिंड अवस्था में प्रकट होते हैं और अंगों का विकास भी पूर्ण रूप से हो जाता है। एक ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। संवेग पर नियंत्रण की विधियां, हमें पता है आप सब ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप सब देखते नहीं हैं। इससे क्या होगा, आप सब पूरा प्रश्न नहीं देखेंगे तो आप सबके पेपर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप अच्छे से पूरा रिवीजन करें, ठीक। और लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। संवेग पर नियंत्रण की विधियां निम्नलिखित हैं, जैसे दमन। कुछ मनोवैज्ञानिक का मत है कि यदि बालक संवेगात्मक व्यवहार करना प्रारंभ कर दे तो उसका किसी भी प्रकार के दमन कर देना चाहिए। यदि जो संवेगात्मक विकास है उस पर हावी होने लगे बालक पर, तो उसे दमन करना चाहिए बालक पर। अगर संवेग हावी होगा तो बालक के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि बालक अत्यधिक क्रोध करता है तो उसका क्रोध दबा देना चाहिए, किंतु संवेग नियंत्रण की यह विधि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें बालक अनेक प्रकार की हानिकारक भावना ग्रंथियों का विकास भी हो सकता है। शोधन क्या है, शोधन के द्वारा संवेगों का दमन करना, संवेगों को कम करना। संवेगों के परीक्षण की यह सबसे उपयुक्त विधि होती है। इसके द्वारा क्या होता है, संवेगों की अभिव्यक्ति के तरीके में परिवर्तन के साथ साथ उनके स्वरूपों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मीराबाई ने प्रेम के भक्ति में परिवर्तन किया, और कालिदास ने पत्नी प्रेम का साहित्य प्रेम में परिवर्तन किया, और तुलसीदास ने पत्नी प्रेम का भक्ति में परिवर्तन होना। ये क्या है, शोधन है। इसी प्रकार से आप संवेगों पर दमन कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। अध्याय व्यवसाय क्या है, इस विधि के अंतर्गत बालक को हमेशा किसी कार्य में संलग्न रखना, जिससे क्या होगा कि वह स्वतंत्र रूप से संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने का अवसर नहीं पाएगा और वो अपने संवेगों को प्रकट भी नहीं करेगा। एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जो खाली दिमाग होता है वही ही शैतान का घर होता है। इसलिए आप सबको भी खाली नहीं बैठना चाहिए, आप सब पढ़ाई पर ध्यान दें और पढ़ते रहना चाहिए, ठीक। परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार केवल वांछित दिशा की ओर ही होगा। रिचान क्या है, रिचान का अर्थ होता है कि समय समय पर बालक के संवेगात्मक व्यवहार करने के लिए अवसर देते रहना चाहिए, जिससे उनके नकारात्मक संवेग बाहर निकल जाते हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या है, कुछ मनोवैज्ञानिक द्वारा विचार है कि बालकों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए अवसर देते रहना चाहिए, जिससे क्या हो, उनके संवेगों का परीक्षण होता है, साथ ही उनके मस्तिष्क का बोझ भी कम हो जाता है। मार्गांतरीकरण क्या है, संवेगों की अभिव्यक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें अच्छी दिशा की ओर मोड़ देने चाहिए, जिसे मार्गांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बालक के भय के संवेग को अच्छी दिशा की ओर मोड़ देना और बुरे कार्यों को करने से डरने लगेगा बालक, फिर यही आपका नियंत्रण होता है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और कल पेपर से पहले एक वीडियो और आप सबके लिए बनेगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और ये मैराथन क्लास आप जिन बच्चों ने पूरा देखा है उन्हें थैंक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।